अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा सिलेबस सारा का सारा कवर हो चुका है। आज हम लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप को 1 मंथ तक प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले 22 पेजेस जो आप लोगों के पास नोट्स हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, जो सी इस तरह की बुक है, ये वाली जो सी आपके पास बुक है, इस बुक के पहले 22 पेजेस में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आज मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने नोट करते जाना है, अपनी अपनी रजिस्टर्स पर, कॉपीज पर राइट डाउन करते जाना है, ताकि आप लोगों को जब जरूरत हो पेपर्स के डेज में तो अब आप लोग एमसीक्यूज की रिवीजन करके प्रिपेयर कर सकते हो अपना पेपर। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में से पहला एमसीक्यू जो बनता है वो है दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। के स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी स्टडी है या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कहते हैं। हम लोगों का बुक कौन सी है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन में डिस्क्राइब किया था कि एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। मैंने एनाटॉमी के बारे में क्या बताया था कि एनाटॉमी जो है 2 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड्स, पहला एना और दूसरा टॉमी। ठीक है, ये 2 वर्ड्स मिलकर क्या एक वर्ड बनाते हैं, वो एनाटॉमी बनाते हैं। एना का मतलब अपार्ट, ठीक है, और टॉमी का मतलब टू कट। ठीक है, एनाटॉमी जो है 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, एना और टॉमी। एना का मतलब अपार्ट और टॉमी का मतलब टू कट, के मतलब ऐसी स्टडी जिसमें कटिंग अपार्ट करके स्टडी किया जाए, मतलब डायसेक्शन की मदद से स्टडी की जाए बॉडी को, किसी भी लिविंग बॉडी को। तो उस ब्रांच को, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनेलिज हैं, मतलब जितनी भी अरेंज्ड ऑर्गेनेलिज हैं, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, उनके अंदर कितनी वेन्स होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, सारी की सारी स्टडी किस में होती है? एनाटॉमी में होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आप लोग को पता है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स की डिस्कशन की जाती है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है सारी की सारी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्कस किया जाता है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शंस हैं, इसके अलावा बॉडी की जितनी ऑर्गेनेलिज हैं उनके जो उनसे फंक्शन है, उन सारी की सारी जितनी बॉडी के फंक्शनिंग रिलेटेड स्टडी है वो सारी की सारी कहाँ होती है? फिजियोलॉजी में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाटॉमी। एनाटॉमी आप लोगों को पता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर या फिर बॉडी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एनाटॉमी होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एनाटॉमी है। एनाटॉमी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी की डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी आर? एनाटॉमी की कितनी ब्रांचेस हैं? फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही जब हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एनाटॉमी की जो सी है, मैं खुद आप लोगों को बता देती हूँ कि एनाटॉमी की टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं, 8 ब्रांचेस होती हैं। हम लोगों ने 1 बाय 1 सारी डिस्कस की थी। मैं उनके नेम एक बार आप लोगों को फिर रिवाइज करवा देती हूँ। पहली हमने पढ़ी थी मैक्रोस्कोपिक, जिसका सेकंड नेम था ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी एक ऐसी एनाटॉमी है, ऐसी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी है जो हम नेक्ड आई से करते हैं, हमारी आंख से करते हैं, हमारी ये ह्यूमन आई की मदद से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी कहेंगे या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। सेकेंड ब्रांच हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ऐसी एनाटॉमी, ऐसी स्ट्रक्चर बॉडी का जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करें
ऐसी एनाटॉमी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो सी है वो टिश्यूज की सारी स्टडी, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी जो सी है एम्ब्रियो की स्टडी जो सी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी सरफेस एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी वो एनाटॉमी होती है जिसमें सरफेस से ही, बाहर देखने से ही पता चल जाता है कि अंदर के ऑर्गन्स क्या हैं। इसके अलावा हम लोग ने अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ी थी कि सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं एनाटॉमी के वो अप्लाई करना किस में, मेडिसिन में या सर्जरी में। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ी थी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जिसमें हम लोगों ने इमेजिनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। तो ये टोटल कितनी हो गई, 8 एनाटॉमी की कितनी ब्रांचेज हैं, 8। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी कितनी होगी, 5 होगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी थी सरफेस एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, और उसके बाद लास्ट वाली हम लोगों ने पढ़ी है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये 8 के 8 नेम्स आप लोगों को, 8 की 8 ब्रांचेज एनाटॉमी की याद हों तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनाटॉमी की ब्रांचेस कितनी है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, बल्कि 8 हैं। ठीक है, ब्रांचेस के नेम आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो, ब्रांचेस के नेम याद होंगे तो आप लोगों को डेफिनेशन भी ऑब्वियसली साथ के साथ याद करनी पड़ेंगी, वो भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। के स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, मैं अभी बता चुकी हूँ कि सेल की जितनी भी सारी की सारी स्टडी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, सरफेस एनाटॉमी है। एम्ब्रियोलॉजी हमें पता है सारी की सारी एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो जो प्रॉपर एक फाइनल डेवलपमेंट से पहले जितनी भी डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं उसको एम्ब्रियो कहते हैं। माँ के पेट के अंदर जो बेबी होता है उसको भी एम्ब्रियो कहते हैं। वो सारी की सारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, उसकी सारी की सारी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हिस्टोलॉजी किस चीज की स्टडी है, हिस्टोलॉजी बेसिकली स्टडी है टिश्यूज की। ठीक है, टिश्यूज की टाइप, टिश्यूज की कंपोजिशन, टिश्यूज का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऐसी एनाटॉमी जिसको सरफेस की मदद से ही हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लाइन विच डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसी लाइन हम लोगों ने बेसिकली, जब हम लोगों ने ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था तो फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो सा था वो था टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, हमने पोजीशंस की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ी थी, टर्म्स पढ़ी थी, पोजीशन किस किस टर्म से होती है, किस किस डेफिनेशन में हो सकती है, और दूसरा हम लोगों ने मूवमेंट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो पोजीशन की एक टर्म पड़ी थी मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन या मीडियल लाइन। अब एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज में वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी लाइन जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, लेफ्ट पे और राइट में, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को मिड लाइन कहते हैं, मिड लाइन या मीडियल लाइन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है क्रॉसिंग लाइन, क्रॉसिंग लाइन भी नहीं, वो क्रॉस ये वाली लाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब क्रॉस बना रही है तो बॉडी का क्रॉस। ठीक है, उसमें लेफ्ट पोर्शन भी आधा आ जाता है, राइट पोर्शन भी आ जाता है। ठीक है, अब एनाटॉमी तो बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये कोई लाइन वगैरह नहीं है। इसके अलावा मीडियल लाइन, तो ऑब्वियसली मिड लाइन को मीडियल लाइन भी कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मिड लाइन होगा। लास्ट ऑप्शन है क्लास लाइन। क्लास लाइन तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई एमसीक्यूज की। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग आते हैं। द लीवर एंड गाल ब्लैडर प्रेजेंट, कि लीवर और गाल ब्लैडर जो है वो कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, कौन सी पोजीशन पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी पोजीशंस की टर्म्स पढ़ी थी, काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी थी। उनमें से हम लोगों ने एक लिप्सीलेटरल पढ़ी थी। ठीक है, लिप्सीलेटरल, उसमें क्या होता है कि कोई से भी 2 ऑर्गन्स, 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो से अगर एक ही साइड पर पाई जाए, सारी चीज़ें एक ही साइड पर, लेफ्ट साइड पर सारी चीज़ें पाई जाए, तो उसको हम लोग लिप्सीलेटरल कहेंगे उन 2 ऑर्गन्स को। ठीक है, वो दोनों ऑर्गन्स आपस में क्या है, लिप्सीलेटरल है, अगर वो एक ही साइड पे प्रेजेंट है। अब मैं अगर डिस्कस करूं मिड लाइन की, ठीक है, हमारी मिड लाइन ये है। अब लीवर और गाल ब्लैडर जो है हमारी बॉडी की एक साइड पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको लिप्सीलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट लेग है, दोनों लेफ्ट साइड पे पाई जाती है, इसको इसलिए दोनों लेग और लेफ्ट आर्म को हम लोग क्या कहते हैं, लिप्सीलेटरल कहते हैं। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं।
लीवर एंड गाल ब्लैडर प्रेजेंट, हमें पता है कि लीवर और गाल ब्लैडर जो हैं बॉडी की एक साइड पे भी ही पाए जाते हैं, तो इस वजह से उनको क्या कहते हैं, लिप्सी लेटरल कहते हैं। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब एक चीज लेफ्ट साइड पे हो दूसरी चीज राइट साइड पे हो तो उनको एंटी पैरेलल कहेंगे। तो एंटी पैरेलल बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमें पता है लीवर के नीचे ही बिल्कुल लीवर जो है इस तरह की शेप का होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे जो है गाल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। नन और बोथ ये भी नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लिप्सी लेटरल। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है 6 है, द स्ट्रक्चर विच कवर द ब्रेन, ऐसा स्ट्रक्चर जो ब्रेन को कवर करे। ब्रेन हमारे दिमाग को क्या चीज कवर कर रही है, हमारे दिमाग को बोन्स कवर कर रही हैं। 10 बोन्स 10 हड्डियां जो थी हमारे ब्रेन को कवर कर रही हैं, वो 10 हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं, ढांचा एक बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर विच कवर द ब्रेन, ऐसा स्ट्रक्चर जो ब्रेन को कवर करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वेन्स कवर करती हैं क्या ब्रेन को, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्डिक मसल्स उनसे दिल के मसल्स होते हैं, नहीं, दिल यहाँ पे होता है, ब्रेन यहाँ पे होता है, ठीक है। और क्लॉथ्स क्या कपड़े कवर कर रहे होते हैं दिमाग को, नहीं, दिमाग को स्कल कवर कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्कल डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, के स्कल के कितने पार्ट्स होते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि स्कल जो है 10 बोन्स से मिलकर बना होता है, फ्रंटल बोन्स, जाइगोमेटिक बोन्स, ये 10 की 10 बोन्स आप लोगों ने नेम्स भी याद करने हैं और ये भी याद करना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10। तो 10 इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है 11, 6, 21 और नन, तो हम क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्कल कितनी बोन्स पे डिवाइड है, 10 बोन्स के अंदर डिवाइड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8 है, वो है अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पार्ट्स। जो अपर लिम है, मैंने आप लोगों को बताया था हमारी बॉडी के 4 लिम्स हैं, ये 2 अपर लिम्स हैं, नीचे वाले 2 जो लेग्स हैं वो लोअर लिम्स हैं, ठीक है। अब अपर लिम का उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने मेन पार्ट्स हैं, तो हमारे अपर लिम के 3 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्म, फोर आर्म और हैंड, ठीक है। आर्म, फोर आर्म और हैंड, हम लोगों ने बताया था कि जो आर्म है उसके अंदर जो एक ही बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस बोन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फोर आर्म पढ़ा था, फोर आर्म में 2 बोन्स होती हैं, कौन सी, रेडियस और अल्ना होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने हैंड्स पढ़ा था, हैंड्स के अंदर क्या होते हैं, हैंड्स के अंदर कार्पल्स होते हैं, 8 कार्पल्स, फिर 5 मेटाकार्पल्स, उसके बाद फिर 14 फ्लिंजेस होती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर्स के अंदर, आज हम लोग बस एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। तो एमसीक्यूज था अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पार्ट्स के, अपर लिम्स के कितने मेन पार्ट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 3, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स है, कौन से, आर्म, फोर आर्म और हैंड, ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं अपर लिम के। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेडियस एंड अल्ना आर द बोन्स ऑफ। मैं रेडियस और अल्ना कौन से पार्ट की कौन से पार्ट अपर लिम के कौन से पार्ट की बोन्स है, मैं बता चुकी हूँ, ये ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना, और ये फिर हैंड की जो कार्पल, मेटाकार्पल जो फ्लिंजेस आती हैं। अब रेडियस और अल्ना इस वाले पोर्शन में पाया जाता है ना, इतने पोर्शन में पाया जाता है, तो रेडियस और अल्ना कहाँ पाए जाते हैं, आर्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, फुट के अंदर रेडियस और अल्ना फुट के अंदर नहीं होते, पाँव के अंदर नहीं होते। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आर्म, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन, तो हमें पता है बी, आर्म। आर्म के अंदर, बाजू के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, रेडियस और अल्ना वाली 2 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, देयर आर हाउ मेनी टर्मिनोलॉजीज ऑफ मूवमेंट्स, के मूवमेंट्स की कितनी डेफिनेशंस आप लोगों के सिलेबस में डिस्क्राइब की हैं, वैसे ओवरऑल होती भी इतनी है। तो ऑप्शंस हैं 6, 5, 2 एंड नन। तो हमें पता है कि मूवमेंट की 5 टर्मिनोलॉजीज हैं, 5 डेफिनेशंस हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को 5 तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, 5 मूवमेंट्स हमारी बॉडी दे सकती है। वो 5 मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, पहली कौन सी मूवमेंट है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो सी वो एबडक्शन और एडक्शन है, फिर नेक्स्ट है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, फोर्थ वाली जो सी है वो डोर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन है,
प्लेंटर फ्लेक्शन है, और जो लास्ट वाली है वो ई वेरिएंट और इन वेरिएंट है। इन सब के मैंने डेफिनेशंस और इनकी मूवमेंट्स मैंने करके बताई थी और दिखाई थी, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को समझाई भी थी। तो ये टर्म्स आप लोगों ने रिवाइज कर लिए। इन टर्म्स में से तो कोई एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए, एमसीक्यूज आ सकता है। कितनी टर्म्स होती हैं? 5 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 10 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। कितने पेजेस में से? पहले 22 पेजेस में से जितने भी एमसीक्यूज कॉमन बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स में से बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। तो आप लोगों ने ये समझने हैं, याद करने हैं, राइट डाउन करने हैं, और समझ ना आई हो तो मुझसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।